नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। चलिए आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। हाँ, आज के जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए तो मिस करने वाले हैं ही नहीं। हम इन सबको बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे एक एक करके, ताकि आपकी प्रेपरेशन रॉक सॉलिड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे एजेंडा पे क्या है? पहले बात करेंगे रिजर्वेशन बिल की, जो कि एक बड़ी खबर है। फिर हम चलेंगे लद्दाख, उनके नए वाटर सोल्यूशन को समझेंगे। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग पर एक नजर डालेंगे और आखिर में पार्किंसंस डिजीज के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू आवर फर्स्ट और शायद आज की सबसे बड़ी खबर। वुमेन्स रिजर्वेशन से जुड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसके पीछे की पॉलिटिक्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको समझना हमारे लिए, स्पेशली एग्जाम के लिए, बहुत ही जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि जब लगभग हर पार्टी कह रही थी कि हाँ हम विमेंस रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ये बिल फेल कैसे हो गया? आखिर गलती कहाँ हुई? चलिए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूज का क्रक्स ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में गिर गया है। क्यों? क्योंकि इसे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मिली और इसका पूरा मामला फंस गया आकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के इशू पर। हाँ, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखेगा, जो ओरिजिनल 2023 का एक्ट है ना, वो अभी भी वैलिड है। ये नया अमेंडमेंट था जो फेल हुआ है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्पेशल मेजॉरिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, संविधान के आर्टिकल 368 के हिसाब से इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पूरे होने जरूरी हैं। पहला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा। लोकसभा के केस में यह नंबर 272 से ऊपर जाता है। और दूसरा, उस दिन जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ मीट होती हैं तभी बिल पास होता है। तो आखिर झगड़ा था किस बात पर? देखिए, दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आमने सामने थे। सरकार का कहना था कि रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से जोड़ते हैं, यानी पहले सीट्स बढ़ाते हैं 543 से 850 तक, ताकि किसी मेल एमपी की सीट ना जाए। लेकिन ऑपोजिशन का कहना था, नहीं, इतना इंतजार क्यों, इसको डीलिमिटेशन से अलग करो और अभी इन्हीं 543 सीट्स पर 33% कोटा लागू करो। उनका आरोप था कि यह सब बस रिजर्वेशन को डिले करने का एक तरीका है। अब आपके लिए यानी यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सीधा सीधा GS2 का टॉपिक है। आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर यानी आर्टिकल 368, ये तो कोर टॉपिक है। फिर आता है फेडरलिज्म का एंगल, क्योंकि डीलिमिटेशन से स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। और ऑफ कोर्स विमेंस रिप्रेजेंटेशन, तो सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू है ही। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 18th लोकसभा में महिलाएं सिर्फ 13.8%, और अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें तो एवरेज और भी कम है, सिर्फ 9%। ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि विमेंस रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है और हम अभी भी इस मामले में कितने पीछे हैं। चलिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक बूस्टर फैक्ट्स। ग्लोबल रैंक क्या है इंडिया की लोअर हाउस में? 147 आउट ऑफ 190, बहुत पीछे। कौन सा स्टेट सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ 21% के साथ। किस पार्टी में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है? तृणमूल कांग्रेस। और एक शॉकिंग फैक्ट, नागालैंड को अपनी पहली महिला विधायक 2023 में जाकर मिली। सोच सकते हैं आप? ओके, टाइम फॉर अ क्विक टेस्ट। एक MCQ ट्राई करते हैं। सवाल है कि आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या चाहिए? ऑप्शंस देखिए, सोच लीजिए। ओके, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी प्लस प्रेसिडेंट वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी, दोनों अ बिग एंड देयर। अब मेंस के लिए एक सवाल सोचते हैं। The failure of the recent constitutional amendment bill highlights the complexities of legislative processes beyond mere political consensus. Discuss. इसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले स्पेशल मेजॉरिटी एक्सप्लेन कीजिए, फिर रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का लिंक बताइए, साउदर्न स्टेट्स के कंसर्न्स क्या हैं उन पर बात कीजिए, और फाइनली पॉलिटिकल विल वर्सेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स पर कमेंट करके एक सॉलिड कंक्लूजन दीजिए। चलिए, अब पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया से निकलकर चलते हैं लद्दाख के शांत और ऊंचे पहाड़ों पर। यहां एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लिया गया है पानी की समस्या से लड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट हिम सरोवर की। और इस प्रोजेक्ट की जरूरत समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 100 mm। सिर्फ इतनी, ये है लद्दाख की सालाना बारिश। ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि वहां पानी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो न्यूज़ फ्लैश क्या है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया है। कहां? लद्दाख के लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स में। क्यों?
पानी की जो क्रॉनिक स्कैर्सिटी है उसे टैकल करने के लिए। और इसे कर कौन रहा है? इंडियन आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी डीएसटी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेप 1, जो ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी बेकार बह जाता है उसे कैप्चर किया जाता है। स्टेप 2, इस पानी को बड़े बड़े रिजर्वोयर्स में स्टोर करते हैं। स्टेप 3, यहीं पर टेक्नोलॉजी का कमाल आता है। सोलर पावर पंप से इस पानी को ऊंचाई पर लिफ्ट किया जाता है। और स्टेप 4, इस पानी को सिंचाई के लिए, गांव वालों के लिए और मिलिट्री पोस्ट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब GS3 के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये कोल्ड डेजर्ट में वाटर कंजर्वेशन का एक बेहतरीन मॉडल है। दूसरा, ये क्लाइमेट एडेप्टेशन का एक लाइव एग्जाम्पल है। तीसरा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पंप्स का इस्तेमाल हो रहा है। चौथा, इससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ट्रूप्स के लिए वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करता है। चलिए इसका एक बैलेंस एनालिसिस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं। प्रोज ये हैं कि ये एक सस्टेनेबल पानी का सोर्स है, वाटर डिफिशियंसी को कम करेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद करेगा। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। वहाँ का टेरेन और क्लाइमेट बहुत हार्श है। शुरू में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और एक्सट्रीम कोल्ड में मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। प्रीलिम्स बूस्टर टाइम, की फैक्ट्स टू रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव, साल भर पानी की सिक्योरिटी। लोकेशन, लद्दाख। एजेंसीज, इंडियन आर्मी एंड डीएसटी। मैकेनिज्म, पानी कैप्चर करो, स्टोर करो और 16 लिफ्ट से ऊपर भेजो। और इसका लोकल इंपैक्ट क्या है? लोकल क्रॉप्स जैसे एप्रिकॉट और सी बुकथॉर्न को बढ़ावा मिलेगा। चलिए एक और क्विक MCQ। प्रोजेक्ट हिमसा रोवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, B, C या D? द करेक्ट आंसर इज C। इसका सबसे यूनिक फीचर यही है कि यह ग्लेशियल मेल्ट वाटर को लिफ्ट करने के लिए सोलर पावर्ड पंप्स का इस्तेमाल करता है। सिंपल एज दैट। मेंस के लिए इस पर एक शानदार सवाल बन सकता है। प्रोजेक्ट हिमसारोवर इज अ मॉडल फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन्स। एनालाइज। अपने आंसर में लद्दाख की वाटर स्कैर्सिटी को कंटेक्स्ट की तरह यूज करें, प्रोजेक्ट के इनोवेटिव फीचर्स बताएं, इसके सोशियो इकोनॉमिक फायदे लिखें और चैलेंजेस के साथ एक आगे का रास्ता सुझाएं। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, इंडिया की इकोनॉमी। IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के अनुसार ग्लोबल GDP रैंकिंग्स में एक अहम बदलाव आया है। आइए इसे डीकोड करते हैं। तो ये चार्ट देखिए। IMF के 2026 के प्रोजेक्शंस के मुताबिक इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। कुछ समय पहले तक हम 4th पोजीशन पर थे। तो ये जो स्लिप हुआ है इसको समझना जरूरी है। तो संक्षेप में खबर यह है, इंडियाज रैंक स्लिप्स फ्रॉम 4th to 6th। हम अब जापान और यूके के भी पीछे हो गए हैं। और इसके दो मुख्य विलन हैं। पहला, हमारे GDP डेटा का रिवीजन और दूसरा, रुपये की गिरती हुई वैल्यू। पहला रीजन समझते हैं, हमारे एब्सोल्यूट GDP के साइज को रुपी टर्म्स में नीचे की तरफ रिवाइज किया गया है। मतलब पहले हम जो बेस सोच रहे थे वो असल में थोड़ा छोटा था। तो भले ही ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो, लेकिन जब बेस ही छोटा हो गया तो फाइनल नंबर भी कम हो जाता है। और दूसरा रीजन, रुपये का डेप्रिसिएशन। सिंपल फंड है, जब रुपये US डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमारी इकोनॉमी का साइज जब उसको डॉलर्स में मेजर किया जाता है तो वो अपने आप छोटा दिखता है। तो ये एक डबल वैमी जैसा हो गया। लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं। IMF कहता है कि हम बाउंस बैक करेंगे। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2027 तक हम 4th पोजीशन वापस ले लेंगे और 2031 तक हम जर्मनी को ओवरटेक करके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। सो देयर इज होप। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ आया है। इंडिया की रैंकिंग में इस स्लिप का मुख्य कारण क्या है? द करेक्ट आंसर इज C। जैसा हमने देखा, ये GDP डेटा रिवीजन और करेंसी डिप्रिसिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अब आज के आखिरी टॉपिक पर, साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट इशू, पार्किंसंस डिजीज। ये आपके GS3 सिलेबस के लिए काफी रेलेवेंट है। तो सबसे पहले पार्किंसंस है क्या? ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मतलब एक ऐसी बीमारी जो टाइम के साथ बढ़ती जाती है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, जिससे मूवमेंट पर असर पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अप्रैल पार्किंसंस अवेयरनेस मंथ होता है और 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। इसके पीछे की साइंस क्या है? सिंपल शब्दों में, हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पार्किंसंस में इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन में लेवी बॉडीज नाम के एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्प्स भी पाए जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? मोटर सिम्टम्स जैसे हाथ पैर कांपना या मूवमेंट स्लो हो जाना, ये तो काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन इसके कुछ अर्ली साइंस भी होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या नींद की प्रॉब्लम, जिन्हें लोग अक्सर स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिससे डायग्नोसिस में देरी हो जाती है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स।
ग्लोबल लेवल पर पिछले 25 सालों में इसका बोझ डबल हो गया है। इंडिया में लगभग 10% ग्लोबल केसेस हैं। ये मोस्टली 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है और पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस से। लेट्स टैकल वन लास्ट एमसीक्यू ऑन दिस टॉपिक। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि ये डोपामीन के कम प्रोडक्शन से होता है, ओवर प्रोडक्शन से नहीं। स्टेटमेंट 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। एक ही मंत्र याद रखिए, रिविजन, रिविजन और रिविजन। कंसिस्टेंट रहना ही सक्सेस की है। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।